मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, कक्षा छठी में आज पढ़ेंगे इतिहास। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं दाहिनी ओर इतिहास की पाठ्य पुस्तक इतिहास और नागरिक शास्त्र, जिसमें आज हम देखने वाले हैं इतिहास। तो कक्षा छठी में आज हम पढ़ेंगे इतिहास, यानी बच्चों हिस्ट्री की बात करेंगे। तो बच्चों आज का पाठ है नवा पाठ, दक्षिण भारत के प्राचीन राज्य, भाग 2 की बात करेंगे। एंशिएंट किंगडम्स ऑफ द साउथ इंडिया, पार्ट 2 की हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों इसके पहले पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है, यानी दक्षिण भारत के प्राचीन राज्य भाग 1 का अध्ययन हमने पहले कर लिया है इस बच्चों। और आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ करके दक्षिण भारत के प्राचीन राज्य भाग 2 पढ़ने वाले हैं। एंशिएंट किंगडम्स ऑफ द साउथ इंडिया पार्ट 2 की बात करेंगे। तो बच्चों मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। यस बच्चों, तो आज हम सीखने वाले हैं दक्षिण भारत के प्राचीन राज्य भाग 2, एंशिएंट किंगडम्स ऑफ द साउथ इंडिया पार्ट 2 की बात करेंगे। तो बच्चों हम आपको याद दिलाएं, पार्ट 1 में हमने जो पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों पार्ट 1 में हमने देखा था, जिस आपको पॉइंटर की मदद से बताए, तो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था चेर, पांड्य और चोल राजवंश के बारे में। यस बच्चों, अगर चेर की बात करें तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं चेर की अगर बात करें। पांड्य की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पांड्य राजवंश की बात कर रहे हैं। इसी तरह से चोल राजवंश की बात करें तो यहाँ पर आप चोल राजवंश देख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों पार्ट 1 में हमने द चेर, पांड्य एंड द चोला डायनेस्टी की, यानी चेर, पांड्य और चोल राजवंश के बारे में हमने विस्तार से देखा हुआ है। तो बच्चों हम दक्षिण भारत के प्राचीन राज्य पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। और बच्चों इसके साथ ही एक और राजवंश का हमने अध्ययन किया था, जिस बच्चों आपको याद होगा पार्ट 1 में हमने सातवाहन राजवंश की बात की थी, यानी द सातवाहन डायनेस्टी की बात की थी। जिस बच्चों तो सातवाहन डायनेस्टी की बात हमने की थी, तो याद कीजिए सातवाहन। ये स्क्रीन पर यहाँ आप देख सकते हैं, अगर हम आपको राउंड करके बताने का प्रयास करें तो देखिए यहाँ पर सातवाहन लिखा हुआ है। तो सातवाहन डायनेस्टी के बारे में हमने पार्ट 1 में विस्तार से देखा हुआ है इस बच्चों। तो बच्चों आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं, यानी जिन राजवंशों की आज हम बात करेंगे, उसमें बच्चों आज हम वाकाटक राजवंश की बात करेंगे, चालुक्य राजवंश की बात करेंगे, पल्लव राजवंश की बात करेंगे और राष्ट्रकूट राजवंश की बात करेंगे। तो इन 4 राजवंशों की बात करेंगे। तो इसके पहले हमने चेर, पांड्य, चोल और सातवाहन, इन पार्ट 1 में इन 4 राजवंशों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। और पार्ट 2 अर्थात दूसरे भाग में बच्चों हम विस्तार से वाकाटक, चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट राजवंशों के बारे में विस्तार से जानेंगे इस बच्चों। तो बच्चों ध्यान रखना है, जब हम बात कर रहे हैं इस डायनेस्टी अर्थात राजवंशों की बात कर रहे हैं, तो ये एंशिएंट किंगडम्स ऑफ द साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के प्राचीन राज्य हैं। और बच्चों आप ध्यान रखिए, आप दूसरे भाग का अध्ययन कर रहे हैं इस बच्चों अगर आपने पार्ट 1 अगर नहीं देखा है, दक्षिण भारत के प्राचीन राज्य भाग 1, तो बच्चों इस पाठ को पूरा समझने के लिए आप भाग 1 पहले देख लेंगे, इसके बाद इस अर्थात दूसरे भाग को देखेंगे तो आपको पाठ पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों इस क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे, दक्षिण भारत के प्राचीन राज्य भाग 2 की बात करेंगे, जिसमें आज अध्ययन करने वाले हैं। आपको ध्यान दिलाएं बच्चों, यह वाकाटक राजवंश, चालुक्य राजवंश, पल्लव राजवंश और राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में विस्तार से देखने वाले हैं। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। इस बच्चों तो पार्ट 2 में अध्ययन करने वाले हैं वाकाटक राजवंश की बात करेंगे। तो बच्चों वाकाटक
राजवंश की बात करेंगे तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, इस पॉइंटर की मदद से आपको हम दिखाएं। यस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाकाटक राजवंश की बात करने वाले हैं। इसके साथ ही हम बात करने वाले हैं चालुक्य। यस, तो चालुक्य राजवंश की बात करेंगे तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैप में। और पल्लव राजवंश की बात करने वाले हैं तो पल्लव राजवंश स्क्रीन पर यहाँ आप देख सकते हैं। और बच्चों अगर हम बात करें राष्ट्रकूट राजवंश की तो राष्ट्रकूट राजवंश बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इन 4 राजवंशों के बारे में आज हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे बच्चों, वाकाटक राजवंश की बात करेंगे, तो वाकाटक डायनेस्टी की बात करेंगे। तो ईस्वी सन की 3री शताब्दी में प्रारंभ में सातवाहनों की सत्ता क्षीण हो गई थी। यह हमें ध्यान रखना है। ईस्वी सन की 3री शताब्दी के प्रारंभ में सातवाहनों की सत्ता कमजोर हो गई थी। और बच्चों सातवाहनों के बाद जिन राज सत्ताओं का उदय हुआ उनमें वाकाटक सामर्थ्यशाली राजवंश था। यस, तो सातवाहन के बारे में हमने पहले अध्ययन कर लिया है। और उसके क्षीण होते ही, कमजोर होते ही, तो सातवाहन के बाद जिन राज सत्ताओं का उदय हुआ उनमें वाकाटक सामर्थ्यशाली राजवंश था। तो ये ध्यान रखना है बच्चों। तो बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं दक्षिण भारत के प्राचीन राज्यों की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों वाकाटक डायनेस्टी की और बात करेंगे आगे। वाकाटक राजवंश के संस्थापक का नाम विंध्य शक्ति था। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, हम वाकाटक राजवंश की बात कर रहे हैं और वाकाटक राजवंश के संस्थापक का नाम विंध्य शक्ति था। बच्चों विंध्य शक्ति के बाद प्रवरसेन प्रथम राजा बना। विंध्य शक्ति के बाद प्रवरसेन प्रथम राजा बना। तो चलिए ये ध्यान रखना है बच्चों। आइए इसी क्रम में और आगे देखेंगे हम। इस बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं वाकाटक यानी द वाकाटक डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। प्रवरसेन के बाद वाकाटकों का राज्य बंट गया। उनमें 2 शाखाएं प्रमुख थी। तो बच्चों प्रथम शाखा की राजधानी नंदीवर्धन जो नागपुर के समीप थी। और दूसरी शाखा की बात करें बच्चों तो दूसरी शाखा की राजधानी वत्सगुल अर्थात वर्तमान वासिम जिला थी। तो चलिए ध्यान रखना है बच्चों, प्रथम शाखा की राजधानी नंदीवर्धन और दूसरे की वासिम। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। हम अध्ययन कर रहे हैं वाकाटक राजवंश की बात कर रहे हैं, द वाकाटक डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। तो बच्चों विंध्य शक्ति के बेटे प्रवरसेन प्रथम ने वाकाटक साम्राज्य का विस्तार किया। उसके कार्यकाल में वाकाटकों का साम्राज्य उत्तर में मालवा और गुजरात प्रदेश से लेकर दक्षिण में कोल्हापुर तक। तो बच्चों यहां समझ सकते हैं, अगर हम बात करें जिस गुजरात की बात करें तो बच्चों यहां से लेकर के और कोल्हापुर की बात करें तो कोल्हापुर यहां पर आप देख पा रहे हैं। राइट, तो इस तरह से विस्तार यहां पर समझ सकते हैं। यानी विंध्य शक्ति के बेटे प्रवरसेन ने वाकाटक साम्राज्य का विस्तार किया। तो जिस मालवा और गुजरात प्रदेश से लेकर दक्षिण में कोल्हापुर तक फैला हुआ था। उस समय कोल्हापुर का नाम कंतुल था। तो जो कोल्हापुर की बच्चों बात कर रहे हैं उस समय कोल्हापुर का नाम कंतुल था। परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसे आपको ध्यान रखना है। जिस बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं वाकाटक की, तो बच्चों गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से हुआ था। यह जानकारी हमने इससे पहले प्राप्त कर ली है। वाकाटक राजा हरिसेन का वराहदेव नामक मंत्री था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। राइट बच्चों, हम बात कर रहे हैं राजा हरिसेन की और उनका मंत्री था वराहदेव। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। जिस बच्चों हमें ध्यान रखना है वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो बच्चों अजिंठा गुफाओं में क्रमांक 16 यानी 16 क्रमांक की गुफा का खनन उसने करवाया था। अजिंठा की गुफा की बात करें तो बच्चों देख सकते हैं अजिंठा यानी अजंता की गुफा, एक गुफा की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए स्क्रीन पर दाहिनी ओर अजिंठा की यानी अजंता की अन्य कुछ गुफाओं में खुदाई तथा उन गुफाओं के चित्रों से सुशोभित करने का कार्य हरिसेन के कार्यकाल में हुआ। तो ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वाकाटक राजवंश की और जिसमें आपने भी सुना कि किस तरह से हरिसेन के कार्यकाल में अजंता की
कुछ गुफाओं में खुदाई तथा उन गुफाओं के चित्रों से सुशोभित करने का कार्य हुआ, यानी हरिसेन के कार्यकाल में हुआ। ये ध्यान रखना है। तो स्क्रीन पर दाहिनी ओर आप देख सकते हैं बच्चों अजंता की गुफा। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं वाकाटक की, तो वाकाटक डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। तो बच्चों वाकाटक राजा प्रवरसेन द्वितीय ने प्राकृत भाषा महाराष्ट्री में सेतुबंध ग्रंथ की रचना की। किस बच्चों? सेतुबंध इस ग्रंथ की रचना की। और इसी भांति कालिदास द्वारा रचित मेघदूत काव्य भी इसी कालखंड की रचना है। तो बच्चों मेघदूत जो अगर हम बात करें तो बहुत ही चर्चित ये रचना है कालिदास की। तो कालिदास की चर्चित रचना की बात कर रहे हैं मेघदूत। और बच्चों बाईं ओर आप देख सकते हैं अजंता में बोधिसत्व पद्मापाणि का चित्र आप देख पा रहे हैं बाईं ओर। यस, तो चलिए ध्यान रखें। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों हम इसी क्रम में वाकाटक राजवंश से आगे बढ़ते हुए आगे हम बढ़ेंगे चालुक्य राजवंश की। तो चलिए बच्चों चालुक्य राजवंश की बात करेंगे, चालुक्य डायनेस्टी की बात करेंगे। तो चालुक्य कर्नाटक के चालुक्य, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तो जिस चालुक्य की हम बात कर रहे हैं, कर्नाटक के चालुक्य राजवंश की सत्ता बलशाली थी। वाकाटकों के बाद प्रबल हुई राजसत्ताओं में कदंब, कलचुरी आदि सत्ताओं का समावेश था, परंतु इन सभी पर चालुक्य राजाओं ने वर्चस्व प्रस्थापित किया। राइट, तो देखा आपने बच्चों वाकाटक राजवंश के बाद देखा आपने कि किस तरह से कुछ और राजसत्ताओं की बात हुई जिसमें कदंब, कलचुरी आदि सत्ताओं का समावेश था, लेकिन इन सब पर चालुक्य राजाओं ने अपना वर्चस्व प्रस्थापित कर लिया। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। हम चालुक्य राजवंश की बात करेंगे तो चालुक्य डायनेस्टी की बात करेंगे। तो ईस्वी सन की 6ठी शताब्दी में पुलकेशिन अर्थात पुलकेशी प्रथम ने चालुक्य राजवंश की स्थापना की। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं चालुक्य राजवंश की ईस्वी सन की 6ठी शताब्दी, परीक्षा में पूछा जा सकता है। राइट, तो 6ठी शताब्दी यानी 6th सेंचुरी, ध्यान रखिए बच्चों। ईस्वी सन की 6ठी शताब्दी में पुलकेशिन या पुलकेशी प्रथम ने चालुक्य राजवंश की स्थापना की। यस बच्चों हम बात कर रहे हैं चालुक्य राजवंश की। कर्नाटक में बादामी उसकी राजधानी थी। यस बच्चों ध्यान रखना है, बादामी यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो कर्नाटक में बादामी यही यस बच्चों चालुक्य की राजधानी थी। यस, तो पुलकेशिन प्रथम ने चालुक्य राजवंश की स्थापना की और कर्नाटक में बादामी उसकी राजधानी थी। बादामी का प्राचीन नाम वातापि था। ध्यान रखिए बच्चों, यस बादामी का प्राचीन नाम यानी पुराना नाम वातापि था। ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना है बच्चों। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम चालुक्य राजवंश की बात कर रहे हैं, द चालुक्य डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन के आक्रमण को विफल बनाया था। बच्चों ध्यान रखिए, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय की बात हो रही है। तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन के आक्रमण को विफल कर दिया था। बादामी, ऐहोले, पट्टक दल में प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चालुक्य राजाओं के कार्यकाल में किया गया। तो स्क्रीन पर दाहिनी ओर आप देख सकते हैं बच्चों, इस पट्टक दल, इस तो आप देख सकते हैं पट्टदकल का मंदिर यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये पट्टक दल का जो मंदिर है, तो पट्टदकल का मंदिर देख सकते हैं, प्रसिद्ध मंदिर जो कि चालुक्य राजाओं के कार्यकाल में किया गया था। इस बच्चों पट्टदकल का ये मंदिर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आइए बच्चों हम इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो उसी क्रम में हम बढ़ते हुए बच्चों अब हम बात करेंगे पल्लव राजवंश की। तो बच्चों अभी हम अध्ययन कर रहे थे किसका? चालुक्य राजवंश की बात कर रहे थे। अब हम इस और दक्षिण में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पल्लव। तो स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों पल्लव राजवंश। तो आइए हम इस पल्लव राजवंश की बात करेंगे। पल्लव राजसत्ता दक्षिण भारत की एक सशक्त राजसत्ता थी। तमिलनाडु की कांचीपुरम नगरी उसकी राजधानी थी।
तो बच्चों ध्यान रखिए, अगर हम बात करें कांचीपुरम की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कांची, तो कांचीपुरम इसकी राजधानी थी। ये तमिलनाडु की कांचीपुरम नगरी उसकी राजधानी थी। महेंद्र वर्मन एक पराक्रमी पल्लव राजा था। ध्यान रखिए बच्चों, नाम महेंद्र वर्मन एक पराक्रमी पल्लव राजा था। उसने पल्लव राज का विस्तार किया। इस बच्चों वह स्वयं नाटककार था। ये किसकी बात हो रही है बच्चों? पल्लव राजा महेंद्र वर्मन की बात हो रही। तो बच्चों महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान रखना है आपको। हम पल्लव राजवंश की अगर बात करें तो पल्लव राज सत्ता दक्षिण भारत की एक सशक्त राज सत्ता, और उसकी राजधानी थी क्या? कांचीपुरम नगरी। ये ध्यान रखना है। और महेंद्र वर्मन जो पराक्रमी पल्लव राजा, उनके बारे में ध्यान रखना है। और बच्चों ये भी ध्यान रखना है कि वे एक प्रसिद्ध यानी स्वयं नाटककार थे। किसकी बात हो रही है? महेंद्र वर्मन की। ये पल्लव राजा महेंद्र वर्मन की बात हो रही है। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। ये सब बच्चों पल्लव राजवंश की बात कर रहे हैं। तो महेंद्र वर्मन के बेटे नरसिंह वर्मन ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के आक्रमण को विफल किया था। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, महेंद्र वर्मन के बेटे नरसिंह वर्मन ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के आक्रमण को विफल कर दिया था। उसके कार्यकाल में महाबलीपुरम में प्रसिद्ध रथ मंदिरों की खोदाई की गई। इस बच्चों तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर महाबलीपुरम का रथ मंदिर तो बच्चों बहुत ही सुंदर आकर्षक बनाया गया है। महाबलीपुरम बच्चों तमिलनाडु में कभी आप अवसर मिलेगा, आप यहाँ पर जाएंगे तो आप देख पाएंगे जिस महाबलीपुरम का ये रथ मंदिर बहुत ही भव्य है। तो इसे आप इस अवसर मिलेगा आप तो जरूर यहाँ पे देखें। तो ये हम बात कर रहे हैं बच्चों महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिरों की बात हो रही है। यानी बच्चों यहाँ पर देखिए ये रथ मंदिर अखंड पत्थर में खोदे गए हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये रथ मंदिर अखंड पत्थर में खोदे गए हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों इतिहास की तमाम चीज़ों को जानने के लिए, परखने के लिए तो वहाँ पर अगर भ्रमण करते हैं तो तरह तरह की जानकारी, ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगता है। तो इस तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम पल्लव राजवंश की बात करें, द पल्लवा डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। पल्लव राजाओं की जल सेना शक्तिशाली और सुसज्ज थी। ये भी ध्यान रखिए, हम बात कर रहे हैं बच्चों पल्लव राजवंश की बात कर रहे हैं, पल्लव डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। उनके कार्यकाल में यानी पल्लव की बात हो रही है, उनके कार्यकाल में भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ के निकट संबंध प्रस्थापित हुए। देश का भीतरी और बाहरी व्यापार समृद्ध हुआ। इस बच्चों दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ बात हो रही है। युआन स्वांग कांची में आया था। उसने कहा है कि पल्लव राजाओं के राज्य में, जिस बच्चों अगर हम बात कर रहे हैं युआन सांग की, तो युआन सांग ने क्या कहा? पल्लव राजाओं के राज्य में सभी धर्मों के लोगों के साथ सहिष्णुता और न्याय का व्यवहार किया जाता है। इस बच्चों तो युआन सांग कांची में आया था। उसने कहा पल्लव राजाओं के राज्य में सभी धर्मों के लोगों के साथ सहिष्णुता और न्याय का व्यवहार किया जाता है। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे अध्ययन करेंगे। आइए बच्चों उसी क्रम में बढ़ते हुए हम बात करेंगे राष्ट्रकूट राजवंश की बात करेंगे, द राष्ट्रकूट डायनेस्टी की बात करेंगे। राष्ट्रकूट राजवंश के संपन्न कालखंड में उनकी सत्ता विंध्य पर्वत से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक। तो अगर बच्चों विंध्य की बात करें तो स्क्रीन पर यहाँ आप देख सकते हैं विंध्य। तो आप देख सकते हैं यहाँ विंध्य जिसकी बात हो रही है, यानी विंध्य पर्वत से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक। तो बच्चों अगर कन्याकुमारी की बात करें तो कन्याकुमारी यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्याकुमारी। तो इस तरीके से राष्ट्रकूट राजवंश के संपन्न कालखंड में उनकी सत्ता विंध्य पर्वत से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैली हुई थी। दंतदुर्ग राजा ने राष्ट्रकूटों की सत्ता पहले महाराष्ट्र में स्थापित की। राइट, तो दंतदुर्ग राजा ने राष्ट्रकूटों की सत्ता पहले महाराष्ट्र में स्थापित की, ये हमें
ध्यान रखना है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। इस बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं राष्ट्रकूट राजवंश की बात कर रहे हैं। तो राजा कृष्ण प्रथम ने वेरुल यानी एलोरा के प्रख्यात कैलाश मंदिर की खुदाई करवाई। इस बच्चों राजा कृष्ण प्रथम ने वेरुल अर्थात एलोरा के प्रख्यात कैलाश मंदिर की खुदाई करवाई। तो बच्चों बाईं ओर आप देख सकते हैं, जब वेरुल की बात करते हैं एलोरा की कैलाश गुफा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, बाईं ओर देख सकते हैं। तो बच्चों अब तक हमने मुख्य रूप से प्राचीन भारत की विभिन्न राजनीतिक सत्ताओं की जानकारी प्राप्त की थी। ये बच्चों यानी अगर अगले पाठ की बात करें तो अगले पाठ में बच्चों हम विस्तार से सांस्कृतिक और जीवन की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों इस क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। इस बच्चों क्या आप जानते हैं, डू यू नो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी? तो आइए बच्चों इसकी चर्चा कर लेते हैं। इसकी चर्चा पार्ट 1 में भी हमने की थी। तो आइए पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी यानी इस पार्ट को पूरा होने से पहले थोड़ी सी चर्चा हम पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के बारे में कर लेते हैं। तो बच्चों पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की अगर बात करें तो इस पेरिप्लस का अर्थ जानकारी पुस्तिका है। पेरिप्लस का अर्थ जानकारी पुस्तिका है। एरिथ्रियन सी का अर्थ लाल सागर है। यस बच्चों, यूनानी लोगों के अनुसार हिंद महासागर और ईरान की खाड़ी लाल सागर के हिस्से थे। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का अर्थ लाल सागर की जानकारी पुस्तिका है। बच्चों यह पुस्तिका लगभग ईस्वी सन प्रथम शताब्दी की है और इस पुस्तिका का लेखक एक नाविक है। इस बच्चों तो ध्यान रखिए, इस पुस्तिका का यानी द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जिस पुस्तक की हम बात कर रहे हैं बच्चों, यह इस पुस्तक को लिखने वाले, इस पुस्तक का जो लेखक है वह क्या है, नाविक है। यस बच्चों, समुद्र की जब हम बात करते हैं, यस बच्चों, और प्राचीन काल में जब समुद्री यस यातायात की बात करते हैं तो बच्चों इस तरह की नाव का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। यस बच्चों, और यही उसी काल के एक नाविक की बात करते हैं जिसने पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक को लिखा था। इस पुस्तिका का लेखक ने कहा एक नाविक है तथा वह इजिप्टवासी है। ध्यान रखिए बच्चों, वह लेखक इजिप्टवासी, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों भारत का समुद्री तट, ईरान की खाड़ी और इजिप्ट के बीच चलने वाले व्यापार में जानकारी पेरिप्लस में मिलती है। बैरी गाजा से तात्पर्य भरूच, नाला सुपारा, कल्याण, मुजरिम आदि भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख पेरिप्लस में है। ध्यान रखिए बच्चों, बात कर रहे हैं इस प्राचीन बंदरगाहों की बात कर रहे हैं, ये जो कि इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है। मुजरिम केरल के कोचीन के समीप स्थित प्राचीन बंदरगाह था, आज उसका अस्तित्व नहीं है। तो चलिए बच्चों, ये जानकारी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी इसकी बात हमने कर ली है। तो चलिए बच्चों, हमने इस पाठ को 2 भागों में देखा। यस बच्चों, यानी दक्षिण के प्राचीन राज्य को हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देख लिया है। तो बच्चों जिसमें हमने चेर, पांड्य और चोल राजवंश, सातवाहन राजवंश, वाकाटक राजवंश, चालुक्य राजवंश, पल्लव राजवंश और इस राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम बच्चों अभ्यास करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर एक कथन दिया है और देखना है आपको कथन सत्य है या असत्य है। तो बच्चों पहला कथन है, वाकाटक राजवंश के संस्थापक का नाम विंध्यशक्ति था। तो क्या यह कथन सत्य है? याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी। यस बच्चों, याद कीजिए। वाकाटक राजवंश के संस्थापक का नाम विंध्यशक्ति था। क्या यह कथन सत्य है? मुझे लगता है बच्चों आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। वाकाटक राजवंश के संस्थापक का नाम विंध्यशक्ति था, यह कथन सत्य है। आए बच्चों इसी क्रम में आगे चलेंगे। ध्यान से देखिए, कथन और सत्य या असत्य बताना है। यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखना है। तो बच्चों ईस्वी सन की 16वीं शताब्दी में पुलकेशिन यानी पुलकेशी
प्रथम ने चालुक्य राजवंश की स्थापना की? याद कीजिए बच्चों, ईस्वी सन की 16वीं शताब्दी में पुलकेशिन अर्थात पुलकेशी प्रथम ने चालुक्य राजवंश की स्थापना की। क्या यह कथन सत्य है? याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी पाठ में। तो बच्चों तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया होगा और उन्होंने अपना उत्तर दे भी दिया होगा। तो चलिए बच्चों अपना उत्तर टैली कर लीजिए। तो बच्चों ये कथन असत्य है, यानी बच्चों ये कथन सत्य नहीं है। तमाम बच्चों को समझ में आ गया होगा कि आखिर इसमें बच्चों अगर कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखना है। तो आखिर इसमें असत्य क्या है? ईस्वी सन की 16वीं शताब्दी, तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया होगा, ईस्वी सन की 16वीं शताब्दी में पुलकेशिन प्रथम ने चालुक्य राजवंश की स्थापना की। तो बच्चे 16वीं शताब्दी लिखा हुआ है और पाठ पढ़ते समय हमने इस पर बल देकर कहा था, याद कीजिए। तो इसको करेक्शन करना है, यानी सही करना है। जो असत्य है उसको सत्य करके लिखना है। ईस्वी सन की 6ठी शताब्दी, तो 16वीं की जगह क्या लिखना है बच्चों? 6ठी शताब्दी। तो ईस्वी सन की 6ठी शताब्दी में पुलकेशिन यानी पुलकेशी प्रथम ने चालुक्य राजवंश की स्थापना की। इस तरह से बच्चों असत्य कथन को सत्य करके लिख देना। चलिए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे और ध्यान से देखिए आखिरी प्रश्न, सत्य या असत्य बताओ। यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखना है। वाकाटक राजा प्रवरसेन द्वितीय ने प्राकृत भाषा महाराष्ट्री में सेतुबंध ग्रंथ की रचना की। तो क्या यह कथन सत्य है? याद कीजिए बच्चों, वाकाटक राजा प्रवरसेन द्वितीय ने प्राकृत भाषा महाराष्ट्री में सेतुबंध ग्रंथ की रचना की। क्या यह कथन सत्य है? तो मुझे लगता है बच्चों आपको याद आ गया होगा। तो तमाम विद्यार्थियों ने अपना उत्तर दे भी दिया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। क्या यह कथन सत्य है या असत्य? तो बच्चों ये कथन सत्य है। यस, हम उम्मीद करते हैं कि आपने समझ लिया। तो बच्चों आज हमने पढ़ा, यस बच्चों, दक्षिण भारत के प्राचीन राज्य का दूसरा भाग हमने पढ़ा। तो बच्चों पहला भाग आपने यस पढ़ लिया होगा। और बच्चों आप बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों खूब मेहनत से पढ़िए तथा बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ओके बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।